एसिड बेस्ड डिसऑर्डर ऐसा ही है। एसिड बेस्ड डिसऑर्डर बहुत अहम टॉपिक है ये। और इससे रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं। सही है। तो एसिड बेस्ड डिसऑर्डर को हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सही है। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से। तो आप लोगों को इसकी समझ भी आ जाएगी, और दूसरी जो है ना, फिर आप क्वेश्चन को भी पिक कर लेंगे। सही है। बहुत अहम टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा अहम है। अब एसिड बेस्ड डिसऑर्डर में ना पहले हम ये चीज़ें करेंगे, जैसे कि इसके टाइप्स क्या है। टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड डिसऑर्डर पहले हम ये करेंगे, फिर इसके बाद जो है ना काजेस। ठीक है। फिर एसिड प्रोडक्शन, फिर जो है ना वो बफर सिस्टम, एनाइन गैप, और फिर इसके बाद कंपेंसेशन, और लास्ट में फिर कि हम डायग्नोसिस किस तरह करेंगे। ठीक है। और इधर से आप क्वेश्चन जो है ना वो आप हल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमने इन चीज़ों को मास्टर करना है। ठीक है ना, इस चीज़ों को अगर ये आप लोगों ने मास्टर किया ना, ये वाली चीज़ें, जैसे कि टाइप्स कितने हैं, एसिड के बेसिस के काजेस क्या है, एसिड बनते किस तरह है, बफर सिस्टम क्या है, एनायन गैप क्या है, और ये कंपेंसेशन, अगर हम ये सारी चीजें मास्टर करें ना तो डायग्नोसिस बहुत आसान है। ठीक है। तो इसलिए हम इन पहले इन चीजों को हम मास्टर करेंगे, फिर आगे जो है ना हम डायग्नोसिस करेंगे, और हमारा जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो है ना टाइप्स ऑफ एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है, पहले हम ये करेंगे पहला। ठीक है। कि हमारे पास जो टाइप्स है, पहले हमें टाइप्स का पता होना चाहिए। टाइप्स में हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पीएच है नॉर्मल, ऑलरेडी हमें पता है ये कि नॉर्मल जो पीएच है वो तकरीबन 7.35 से लेकर 7.45 तक है हमारे पास, ये नॉर्मल पीएच है। अब अगर हमारे पास ये पीएच 7.35 से कम हो जाए, नीचे आ जाए, तो फिर हम इसको कहते हैं कि एसिडोसिस। तो ये है हमारे पास एसिडोसिस। सही है। लेस देन 7.35 हो तो उसको हम एसिडोसिस कहेंगे। और अगर ये 7.45 से इंक्रीज हो जाए उसको हम कहेंगे अल्कलोसिस। ठीक है। समझ आ गई है, यहाँ तक क्लियर है। अब एसिडोसिस के आगे फिर हम इसके फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास, जिसको हम एक को कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है। दूसरे को कहते हैं रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। ठीक है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस के आगे हम फर्दर टाइप्स आप कह सकते हैं, फर्दर टाइप्स हैं हमारे पास। इसमें एक है इंक्रीज एनाइन गैप, दूसरा जो है ना वो हमारे पास नॉन एनाइन गैप या नॉर्मल एनाइन गैप। सही है। नॉर्मल एनाइन गैप। ठीक है। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस के फर्दर आगे वो है। जैसा जैसा कि हमने पढ़ा ना कि एसिडोसिस के फर्दर टू टाइप्स हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसी तरीके से अल्कलोसिस की भी आगे दो टाइप्स है, ये आगे हम करेंगे। ठीक है। आगे आ रहा है। आगे हम एक एक चीज को हम जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे। सही है। तो जिस तरह यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। ठीक है। ये इसके टाइप्स है। और जिस तरह यहाँ पे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है ना, तो यहाँ पे रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगी। ठीक है। इसके दो टाइप्स है, आगे हम इसको डिटेल में करेंगे, पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एनाइन गैप, इंक्रीज एनाइन गैप, हाई एनाइन गैप भी बोलते हैं इसको, हाई एनाइन गैप एसिडोसिस भी बोलते हैं। ये इसके जो काजेज हैं हमारे पास ये बीआरएस में भी दिया है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें भी है ये। आप केपलान के फिजियोलॉजी में भी देखें ना, तो वहां पे भी है। इसका एक फेमस निमोनिक है जो कि हर कोई यही निमोनिक यूज करता है, और वो निमोनिक ये है मड पाइल्स। सही है। मड पाइल्स हर जगह पे यही निमोनिक यूज होता है। तो अगर कोई कल आपसे पूछे कि हमारे पास जो एनाइन गैप इंक्रीज होती है या हाई एनाइन गैप एसिडोसिस होती है, उसकी काजेस क्या है, तो आप लोग ये निमोनिक याद रखें हमेशा के लिए, ये बस जहन में रख लें और इसको लॉक कर लें। मड पाइल्स। मड पाइल्स का मतलब ये होता है ना कि मिथानॉल है, यूरेमिया है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है।
ठीक है ना। फिनिफार्मेन है और प्रोपाइल इथानाइल अल्कोहल भी है, इस पी से आप ये भी याद रखिए, प्रोपाइल इथानाइल अल्कोहल, सही है, प्रोपाइल इथानाइल अल्कोहल, फेरल्डिहाइड, ठीक है ना, ये सारे आते हैं। आई से मतलब आयरन, आइसोनिया जेड है हमारे पास, सही है। इनहेलेंट्स हैं हमारे पास, लैक्टिक एसिडोसिस है, इथानॉल है, ग्लाइकोल है, ठीक है। ये सारे हमारे पास वो काजेज है जो कि हमारे पास एनाइन गैप को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। सिलिसाइलेट है, ये वो ड्रग है जो कि मार्केट में हमारे पास एस्पायरिन के नाम से मिलती है, सही है। ये हमारे पास वो काजिज थे जो कि हमारे पास एनाइन गैप को इंक्रीज कर देते हैं। मड पाइल्स को आप लोगों ने जहन में रखना है, ठीक है। फिर अब नॉर्मल की तरफ हम आते हैं कि जो नॉन एनाइन गैप है या नॉर्मल एनाइन गैप है हमारे पास एसिडोसिस, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जीआईटी और किडनी आप जहन में रख लें इसमें, ठीक है ना। जीआईटी में आप जैसा कि हमारे पास डायरिया होती है और साथ में इंटेस्टाइनल पेंक्रियाटिक्स ये फिस्टुला बनती है, तो वहां पे हमारे पास ये जो है ना अगर हमारे पास एसिड जो है ना वो लॉस हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे कि नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिड, जैसे कि डायरिया, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना वो हमारे पास जो है ना इंटेस्टाइन पेंक्रियाटिक बेलियरी फिस्टुला है, ठीक है ना। और वो कंडीशन जो किडनी में, जैसा कि फॉर एग्जांपल रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस, ये हमारे पास काज करवा देती है ना, अड्रीनल इंसफिशियंसी, क्रोनिक किडनी डिजीज हो, तो हमारे पास जिसम में एसिड जो है ना वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, सही है। हाइपो एल्ड्रोस्टेनिज्म हो, ठीक है ना, एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो, ठीक है ना, तो ये हमारे पास वो सारी चीजें कि हमारे पास ये नॉर्मल एनाइन एसिडोसिस है। अब यहाँ पे कुछ ड्रग्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि स्पाइरोन इलेक्ट्रॉन हो गया है, ठीक है ना, जो डायरेटिक्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडीन इनहिबिटर्स हो गया, एमिलोराइड हो गया, ये सारे ड्रग्स जो है ना ये हमारे पास भी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस काज करवा देती हैं, लेकिन नॉर्मल एनाइन गैप होगा, ठीक है। अब ये तो हमने किए सारी चीजें, ये वाला पोर्शन हमारा तकरीबन हो गया। अब हम इस रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के काजेज हम के बारे में हम पढ़ेंगे, सही है। तो जब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस में हमारे पास जो कॉजेज है, आप इसको इस जहन में रख लेना कि जैसे कि लंग्स में हमारे पास मसला हो, सही है, जैसा कि फॉर एग्जांपल डायफार्म हमारा पास जो है ना ये रिस्पायरेटरी, जैसा कि हमने रिस्पायरेशन में पीछे पढ़ा है कि जो डायफार्म है ये हमारे पास रिस्पायरेशन में बड़ा अहम इसका किरदार अदा करता है। ये है कि हमारे पास जो है ना जब आप सांस लेते हो तो डायफ्राम बड़ा हेल्प कर देता है और लंग को पुश कर देते हैं और आप सांस ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे कोई भी रिस्पायरेटरी रिलेटेड कोई भी मसला हो या डायफार्म, जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेवस है, जीबी सिंड्रोम है, ठीक है ना, और इसके अलावा जो है ना हमारे पास कोई भी मसल यानी आपके पास डायफार्म जो है ना वो वीक हो गया है। अब ये वीक हो गया है आपके पास ये मसल, आप अब जब अब रिस्पायरेशन आप इनहेल नहीं कर सकते हो, बाहर जो है ना वो आप कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ना बाहर फेंक नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए इस नाम भी यही है, नाम से हमें बिल्कुल पता लग रहा है कि रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। अब आपका जो एसिड है वो अंदर इकामुलेट हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना, इंक्रीज हो रहे हैं, अब उसको बाहर आप नहीं फेंक सकते हो, तो इसलिए पीछे से आपके पास जो है ना वो एसिड इंक्रीज हो जाएगी और इसी को हम रिस्पायरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायफार्म की मसल की वीकनेस हो जाए, ठीक है ना, माइस्थीनिया ग्रेवस हो या जीबारी सिंड्रोम हो, ठीक है ना। ओपाइड्स है, ओपाइड्स में हम हमें पता है कि ओपाइड्स जो है ना वो हमारे पास रिस्पायरेटरी सेंटर को जो है ना वो डिप्रेस करता है, सप्रेस करता है रिस्पायरेटरी सेंटर को, यहाँ पर फार्माकोलॉजी में करेंगे। जो ओपियोइड्स है ये हमारे पास इसका ये साइड इफेक्ट भी है कि आपके पास रिस्पायरेटरी सेंटर को डिप्रेस करवा देता है, सप्रेस करवा देता है, तो आपके पास रिस्पायरेशन जो है ना वो सही काम नहीं करता है, इन्हें आप सांस नहीं ले सकते हो, ऑक्सीजन अंदर नहीं लेके जा सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं फेंक सकते हो, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है हमारे पास, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है, तो इसीलिए ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ठीक है ना। बोचलिज्म है, ठीक है ना, बोचलिज्म टॉक्सिन है, ये भी हमारे पास जो है ना ज्यादा कर देती है, मसल जो है ना वो पैरालाइज हो जाती है इससे, ठीक है। ये भी हम फार्माकोलॉजी में इसके ड्रग्स का मैकेनिज्म फार्माकोलॉजी में करेंगे, बस यहाँ पे नाम रखना है। और वो जो कंडीशन जो लंग का पेरेन्काइमा का मसला हो, जैसे कि रिस्पायरेटरी हमने अभी रिसेंटली पढ़ी है,
ठीक है ना। तो जिसमें हमने पढ़ा था कि सीओपीडी फंक्शन, सीओपीडी का पेशेंट हो, तो उसमें भी आपके पास जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होता है ना, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल सकते। कम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनिक डिसऑर्डर जिसमें हमने बात की, रिस्ट्रिक्टिव पल्मोनिक डिसऑर्डर में हमने बात की, ऑक्सीजन रिटेन होता है, तो सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होता है, अंदर ज्यादा होता है, बाहर आप नहीं फेंक सकते हो। तो उसी कंडीशन में अब कार्बन डाइऑक्साइड आपके जिस्म में ज्यादा हो गया है, ठीक है ना। तो ये रिस्पायरेटरी के साथ रिलेटेड है, इसका रिलेशन है, तो इसलिए रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। तो ये रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के हमारे पास कहा गया। मेटा अब हम आते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। जैसे कि हमने ये चीजें हमने की है ना कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। अब हम अल्कलोसिस की तरफ हम आते हैं, ठीक है ना, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और फिर हाँ, इसके जो काजेज है हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इसमें वोमिटिंग है, ठीक है ना। वोमिटिंग में आप क्या कर देते हो, जैसे कि अब आपके जिस्म में भैंस जो है ना वो ज्यादा हो जाता है। अब कंडीशन है हमारे पास, वो कंडीशन क्या है, जब आप वोमिटिंग करते हो तो उसमें आप बहुत ज्यादा एसिड जो है ना वो बाहर फेंक देते हो। तो जब आप बहुत ज्यादा एसिड बाहर फेंक देते हो ना तो पीछे बेस इंक्रीज हो जाती है। तो अब जो है ना आपके पास जो है ना वो अल्कलोसिस, और ये चीज तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि हम अल्कलोसिस किसको कहेंगे और एसिडोसिस किसको कहेंगे। एसिडोसिस वो चीज है जब आपके जिस्म में एसिड इंक्रीज हो जाए, अल्कलोसिस वो है जो आपके जिस्म में बेस इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप एसिड को जो है ना बाहर फेंक देते हो, वॉमिटिंग में आप बहुत ज्यादा एसिड को लॉस कर देते हो। अब बेस और जब एसिड एक एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो जब एसिड लॉस हो जाता है तो अगर एसिड लॉस हो जाता है ना तो बेस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। और जब आप बेस को लॉस कर देते हो तो एसिड इंक्रीज हो जाती है। तो ये नॉर्मली जिसम में हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। तो जब आप एसिड को बाहर निकाल देते हो तो पीछे जाहिर सी बात है बेस इंक्रीज हो जाती है। डायरेटिक्स है हमारे पास, जैसे कि कल हमने बात की थी लूप डायरेटिक्स है, थायजाइड है। हमने कहा था ना कि चैनल्स को हमारे पास बंद कर देते हैं, सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड है, वो चैनल बंद होते हैं, सोडियम अंदर जाता नहीं है, ठीक है। तो फिर आगे हमारे पास जो वो प्रिंसिपल सेल थे उसमें अंदर चला जाता है बहुत ज्यादा सोडियम पोटाशियम, और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। और ये हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, एसिड है। तो जो वो डायरेटिक्स हमने कल पढ़ी थी कल वाले लेक्चर में, ठीक है ना। या अब बहुत ज्यादा जो है ना बेस को जो है ना अब अपने एसिड्स को बाहर निकाला, पीछे बेस जो है ना वो इंक्रीज हो गए। या आप ऐसी कंडीशन भी है हमारे पास जिसमें आप बहुत ज्यादा बेस लेते हो, ठीक है ना। अब आपने बहुत ज्यादा बेस लिया तो जाहिर सी बात है आपने एसिड के मुकाबले में बेस को इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के कासेस थे। अब रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस में आप देखें कि अब आप इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा एसिड को जो है ना वो बाहर निकाल देते हो, ठीक है ना, थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि अब रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस है, ठीक है ना। अब आप एसिड को बाहर निकाले तो पीछे बेस इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल जो बन फॉर एग्जांपल एंजाइटी है, एंजाइटी में बंदा जो है ना बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, ऐसे करते हैं ना। अभी ये हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन कम लेके जा रहे हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा बाहर फेंकेंगे, पीछे से जो बेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो बेस इंक्रीज हो गई तो इसको हम कहेंगे अल्कलोसिस। अब रिस्पायरेटरी के थ्रू आप सिस्टम के थ्रू आप बाहर फेंक रहे, तो एंजाइटी में बंदा जो है ना वो जल्दी जल्दी सांस लेता है, जब बंदे को एंजाइटी होता है। हाइपोक्सीमिया हो गया या हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया में भी आपको पता है आप लोगों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो गया है वहां पे, ठीक है ना। तो जब हाइपोक्सिया है केस है, हाइपोक्सीमिया जिसमें आपके पास ऑक्सीजन का लेवल कम हो तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो वो भी हमारे पास जो है ना ये एक काज है। हाँ, एक और बात मेरे जहन में आ गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा मर जाता है ना, तो उस लोग जो बहुत ज्यादा रोते हैं, जैसे कि ये फीमेल जो है ना बहुत ज्यादा मतलब वो रोती हैं इस तरह का, मतलब बहुत ज्यादा वो आप सांस जो है ना वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ज्यादा निकाल लेता है।
और फिर वो बेहोश हो जाती है। अगर आप लोगों को याद हो ना, जब किसी घर में या जो है ना मौत हो जाती है तो बहुत ज्यादा रो लेते हैं, फिर इसके बाद जो है ना ज्यादातर ये फीमेल बेहोश हो जाती है। वो यही वजह है कि वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक देता है, ठीक है ना। पीछे से बेस इंक्रीज हो जाती है, और इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। और इसमें पता है आप लोग, जिस तरह के फिर पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाते हैं कि यार वहां पे मौत हो गई थी, इसका कोई भाई था या बहन था या जो भी है, ठीक है ना, और ये बहुत ज्यादा रो रहा था या रो रही थी, ठीक है ना, और इसके बाद ये बेहोश हो गई है। अब वो फिर हॉस्पिटल लेके आते हैं। तो इसका मतलब ये है ना कि इसको इसके मुंह में सिर्फ शॉपिंग बैग लगाएं, इस तरह ये आम शॉपिंग बैग नहीं होता, पॉलीथीन जिसको बोलते हैं, शॉपर, ये मुंह पे लगाएं ताकि वो सांस दोबारा ले, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा शॉपिंग बैग में जमा हो जाएगा, वो फिर दोबारा इनहेल कर देगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, उसको जो है ना कॉन्शियस से बाहर आ जाएगा। तो अगर घर में आप लोगों के पास कोई भी ऐसा मसला हो, ये बच्चों के सामने कभी भी नहीं करना है, छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। वो इसीलिए क्योंकि पता है अगर आप बच्चों के सामने ये करेंगे तो बच्चे वो चीजें रिपीट करती हैं, बड़ों को देखते हैं ना तो वो चीज रिपीट कर देती हैं। तो अगर ये किसी बच्चे ने देख लिया तो वो भी मुंह में शॉपिंग बैग लगाएगा और फिर वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगा, ठीक है ना, तो फिर वो एसिडोसिस हो सकती है। तो बच्चों के सामने बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो चीज है ना ये हमने हाईलाइट की है, ठीक है ना। ये ओवर एग्रेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है ना, जब आप बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे आप जाते हो तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो बंदा बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, ठीक है ना, सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बाहर फेंकता है। तो जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फेंकेगा पीछे से बेस इंक्रीज हो जाएगी, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स के बारे में हमने बात की थी कल। कार्बनिक एनहाइड्रेस में जो हमने कहा था कि ये हम जिसमें अक्यूट माउंटेन सीकनेस में हम ये ड्रग ऑफ चॉइस ले लेते हैं, याद है आप लोगों को, वही चीज है, सही है। इसी और ये एस्पाइरिन सिलिसाइलेट, ये हम जो है ना ये इसकी वजह से भी हमारे पास रिस्पायरेटरी, क्योंकि रिस्पायरेटरी सेंटर को डिप्रेस करवा देती है, हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे आगे आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे सारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के जितने भी डिजीज है वो यहाँ पे डाल दे एक्सेप्ट सीओपीडी, ठीक है ना, एक्सेप्ट सीओपीडी के जितने भी डिजीज है रिस्पायरेटरी रिलेटेड के वो यहाँ पे सारे यहाँ पे डाल दो। इसकी वजह से हमारे पास रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस होगी, जैसा कि फॉर एग्जांपल आजमा है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना पल्मोनरी इडीमा हो गया है, इसके अलावा जो है ना पल्मोनरी एम्बुलाई है, ठीक है ना, निमोनिया है, ये सारे हमारे पास एक्सेप्ट सीओपीडी, बाकी जितने भी, क्योंकि सीओपीडी का ऑलरेडी हमने बात की वो ऊपर कि वहां पे एसिडोसिस होगी, और बाकी जितने भी हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एडिमा इसकी वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। तो बहुत अहम टॉपिक। फिर इसके बाद हाँ, अब हम आते हैं कि हमारे जिस्म में जो है ना हम नॉर्मल एसिड की जो है ना प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल एसिड की प्रोडक्शन। अब जैसा कि हर कोई बंदा जो है ना, मैं आप सब जितने भी हैं वो सारे जो है ना एसिड की प्रोडक्शन करते थे नॉर्मली। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, हाई कार्ब्स खा लेते हैं, तो उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी उससे क्या कर देते हैं, ये हाई कार्ब्स है ये देखें, ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हुआ, वाटर प्रोड्यूस हुआ और एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जैसे कि हमने बायोकेमिस्ट्री में इस चीज को हमने एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों को याद हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने पढ़ी है, क्रेब्स साइकिल हमने पढ़ी है, ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ी, ठीक है। तो वो ही चीज है जिस तरह हम एनर्जी को किस तरीके से हम जो है ना वो प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। हमने कहा था कि हमारे पास लिपिड्स आएंगे, प्रोटीन आएंगे और उसको हम तोड़ेंगे, फिर वो आगे जाएगा, उसकी क्रेब्स साइकिल चलेगी, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस चलेगी, फिर क्रेब्स साइकिल चलेगा और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी और वहां से हम एनर्जी निकालेंगे, याद है वो सारी चीजें यहाँ पे। तो एग्जैक्टली अगर आप हम का हाई कार्ब खाएं, ठीक है, या हमारे पास जो है ना प्रोटीन हम खा लेते हैं या कोई फैट्स हम खा लेते हैं, लिपिड्स खा लेते हैं, तो इन सब में आप देखें ना CO2 H2O प्लस एनर्जी, इसी तरीके से यहाँ पे भी CO2 H2O प्लस एनर्जी, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे सेम चीजें हम प्रोड्यूस कर देते हैं। तो देखिए हमने ये CO2 जो है ना हमारे पास एसिड है, देखें, ठीक है ना, तो सब में हमने CO2 को प्रोड्यूस करवाया, ठीक है ना, पानी को प्रोड्यूस करवाया, एनर्जी को प्रोड्यूस करवाया। लेकिन प्रोटीन में हमारे पास
ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना हम इसको प्रोड्यूस कर देते हैं, और लिपिड्स और फैट्स में फास्फोरिक एसिड जो है ना वो हम प्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हम थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ना, थ्रू लंग्स जो है ना, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, और इसको हम इलिमिनेट कर देते हैं। और इसी को हम अगर आप लोग बुक में देखें ना, तो इसके लिए एक वोलाटाइल और एक जो है ना फिक्स्ड नॉन वोलाटाइल एसिड का नाम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो CO2 है, लंग्स के थ्रू हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसको हम वोलेटाइल एसिड कहेंगे, ठीक है। और ये भी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये फास्फोरिक एसिड, ठीक है ना, ये भी हमारे पास एसिड है, लेकिन हाँ ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल एसिड है, क्योंकि ये हम थ्रू किडनी के थ्रू हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखें हमारे पास जिस्म में नॉर्मली हम हमें इस टॉपिक से हमें क्या पता चला, इस टॉपिक से हमें ये पता चला कि नॉर्मल जिस्म में हमारे पास तीन टाइप्स के हमारे पास एसिड बनती है। एक है हमारे पास CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा हमारे पास जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, तीन टाइप्स के हमारे पास एसिड बन जाते हैं। एक को हमने कहा कि ये वोलेटाइल है, जो कि थ्रू लंग्स के थ्रू हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, तो वो है हमारे पास CO2, ठीक हो गया। और बुक में इन लोगों ने नॉन वोलेटाइल एसिड का नाम भी दिया है और फिक्स्ड एसिड का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये फिक्स्ड एसिड और नॉन वोलेटाइल दोनों एक ही चीज है, सही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो नॉन वोलेटाइल का नाम, दूसरा नाम है फिक्स्ड एसिड, और ये नॉन वोलेटाइल है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड, क्योंकि इसको हम थ्रू किडनी के थ्रू हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होता है कि नॉर्मल एसिड प्रोडक्शन के बारे में तो हमने बात की कि ये है हमारे पास नॉर्मल एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन हमारे जिस्म में अब एबनॉर्मली भी एसिड जो है ना वो प्रोड्यूस होती है, उसकी प्रोडक्शन होती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये, इसमें मैंने ऊपर ये चीज नहीं लिखी हुई है लेकिन आप लोग लिखे, सॉरी, ये एबनॉर्मल एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। ये अब एबनॉर्मल एसिड प्रोडक्शन है। जैसे कि अब मिथानॉल है, मिथानॉल एसिड इंटॉक्सिकेशन, अगर आप ज्यादातर मिथानॉल ले लें, उसकी जो है ना वो इंटॉक्सिकेशन हो जाए, ठीक है ना, तो इसकी वजह से हमारे पास अब एबनॉर्मल एसिड प्रोडक्शन होगी। यूरेनिया है, ठीक है ना, यूरेनिया में हमारे पास आपका जो रीनल फेलियर होती है ना, किडनी फेल हो जाती है, तो उसमें हमारे पास यूरेनिया को जो है ना उसको हम डिक्रीज हो जाती है, उसका एलिमिनेशन हो जाना डिक्रीज हो जाती है। तो इसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड जो है ना वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे तो नॉर्मली हमने इसकी बात की कि ये मतलब प्रोड्यूस हो जाती है, लेकिन किडनी के थ्रू फिर इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की कि किडनी विल हेल्प टू एलिमिनेट, ठीक है। लेकिन अब अगर किडनी आपके पास फेल हो जाए, तो अब ये तो अब पैथोलॉजी आ गई ना, अब ये चीजें आपके पास पीछे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जब ये इंक्रीज हो जाएगी तो यूरेनिया भी एक इसका जो है ना काज है, और एबनॉर्मली एसिड जो है ना वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में बात करें, तो ये भी हमने, अगर आप लोगों को याद हो, बायोकेमिस्ट्री में हमने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। कीटोन बॉडीज हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं, जिसमें एसीटोन है, एसीटो एसेटेक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है हमारे पास, ठीक है। इसके बारे में हमने बात की थी। ये एसीटोन जो है ना, ये हमारे पास हमने पढ़ा था कि एसीटोन जो है ना ये हमारे पास ब्लड में जो है ना इधर उधर घूमता फिरता है, और जो एसीटो एसीटेट है और इधर मैंने एसीटो एसीटेट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग लिख ले, ठीक है। एसीटो एसीटेट है और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट है। ये जो चीजें हैं ये हमारे पास फिर किडनी के थ्रू हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, एक्सेप्ट एसीटोन। एसीटोन जो है ना वो हम डायग्नोस्टिक के लिए हम यूज कर देते हैं डीकेआई पेशेंट्स में, कि वो फिर लंग्स के पास आ जाती हैं और फिर वो जो सांस लेती हैं और फिर वो जो उसके मुंह से स्मेल आती है, आप लोगों को याद हो कोस्मोल जिसको हम कहते थे ब्रीदिंग। और इसके अलावा जो है ना हमने ये पढ़ा था कि ये जो स्मेल होती है बिल्कुल नेल पॉलिश की तरह, जो स्मेल होती है उसकी तरह होती है, इसे हमें पता चल जाता है, ठीक है ना। तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस में हमने ये बात की थी। बाकी ये सारे जो है ना चीजें किडनी के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट एसीटोन, इसको ध्यान में रखना है। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हुआ,
आइसोनियाजिड हुआ, लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को याद हो ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लाइकालिसिस वाला पार्ट में नहीं चलेगा ना। अब इन एरोबिक ग्लाइकालिसिस होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि अगर ऑक्सीजन हो तो पायरुवेट जो है ना वो फिर अंदर चला जाता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो फिर हम कहेंगे कि अब ये एरोबिक ग्लाइकालिसिस है। और इन एरोबिक ग्लाइकालिसिस का मतलब है कि अब ऑक्सीजन नहीं है तो अब फिर एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस चलेगी। और इसी की वजह से हमारे पास, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बताया था कि अब लैक्टिक एसिडोसिस बनेगी, ठीक है। तो वो लैक्टिक एसिडोसिस और उसमें लैक्टिक एसिड बनते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक एबनॉर्मल प्रोडक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हाइपोक्सिया हो या हाइपोक्सीमिया हो तो इसका मतलब ये है कि अब ग्लाइकोलाइसिस, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी, एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी, ठीक है। इथेनाइल एसिड इंटॉक्सिकेशन है हमारे पास, इथेनॉल है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारे पास। तो ये देखे ना, ये एबनॉर्मल एसिड प्रोडक्शन, ये वही निमोनिक है जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था कि मर्डर पाइल, मर्डर पाइल ये वाला, ये। तो यहां से आप लोगों को दो चीजों का पता चला कि अगर फॉर एग्जांपल हाई एनाइल गैप एसिडोसिस हो या हमारे पास एबनॉर्मल एसिड प्रोडक्शन हो, इन दोनों का जो काजिज है सेम है, मड पाइल। सही है, मिथानोल, यूरेमिया, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, प्रोपाइल अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, आइसोनियाजेड, लैक्टिक एसिडोसिस, इथानाइल ग्लाइकोल और एस्पाइरिन की जो सिलिसाइलेट है, ठीक है। ये सारे तो दो चीज आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। आगे एक और में भी यही मड पाइल आता है। ये मड पाइल को जहन में रखना, ये बड़ा कॉमन निमोनिक है, फेमस निमोनिक है। और ये तीन चीजों में है आपके पास, सही है। तो तीन अगर क्वेश्चन में आया कि इसमें कौन कौन से है तो मड पाइल को याद रखना है। इन तीन चीजों में मड पाइल जो है ना हमारे पास है, ठीक है। तो ये देखे ना कि एबनॉर्मल एसिड प्रोडक्शन और इंक्रीज एनाइन गैप में हमारे पास यही सेम काजेज होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और भी है हमारे पास, हाँ, एबनॉर्मल मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एबनॉर्मल मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये तीन कंडीशन है कि जिसमें हमारे पास यही सेम यही चीज होगा, मड पाइल्स, सही है। इन तीनों में आप मड पाइल्स को जहन में रखना है, ठीक हो गया। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास एबनॉर्मल एसिड प्रोडक्शन होती है। लेकिन फिर अब देखें, अब ये एबनॉर्मल एसिड प्रोडक्शन किस तरीके से होगी। अगर आप मिथानॉल को ले लो तो इसकी हम मेटाबॉलिज्म कर देते हैं, मेटाबॉलिज्म होती है जिसम में, ठीक है। तो उसकी मेथनॉल की मेटाबॉलिज्म में हमारे पास ना फॉर्मिक एसिड बन जाता है। अब ये है एसिड, ठीक है। अब जब इसकी फिर हम आयनाइजेशन करते हैं, ये फार्मिक एसिड की हम आयनाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इस फार्मिक एसिड से एक हाइड्रोजन निकलता है और एक फॉर्मेट, फॉर्मेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। जितने भी एसिड आएंगे ना, एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होता है, सही है। बेस हो नॉर्मल उसमें हमने पढ़ी थी, ठीक है। इनके एसिड में जो है ना वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अब यूरेनिया है ना, तो यही चीज है हमारे पास, वही फास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास जो ऊपर हमने पढ़ा। फिर इसकी हम आयोनाइजेशन करते हैं। जब हम इसकी आयोनाइजेशन करते हैं तो इसे एक हाइड्रोजन और प्लस जो है ना ये फास्फोरिक एसिड और SO4 जो है ना ये हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी हम एनाइजेशन करते हैं, एग्जैक्टली सेम सब में यही होगा। इसके हम मेटाबॉलिज्म कर देते हैं, इससे ये, अगर इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो फिर लैक्टिक एसिड बन जाती है, फिर इसके हम एनाइजेशन करते हैं, ये बन जाएगा। इसी तरीके से ये इसकी मेटाबॉलिज्म ऑक्जेलिक एसिड, इसकी एनाइजेशन करो तो ये चीज़ हमारे पास आएगी। इसी तरीके से एथेनॉल है, इसकी मेटाबॉलिज्म कर लो, इसी के जो है ना ये बन जाएगी, फिर इसका हम आयोनाइजेशन करते हैं और ये चीज़ हमारे पास आएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से स्पायरिन है, ठीक है ना, और इसी की जो है ना मेटाबॉलिज्म कर लो और इसकी आयोनाइजेशन कर लो तो हमारे पास ये चीज़ आएगी, ठीक है। एग्जैक्टली सेम चीजें हैं हमारे पास। फिर ये जो चीज है ना हमारे पास किडनी के थ्रू फिर ये हम बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अब हमारे पास एबनॉर्मल एसिड की प्रोडक्शन, हम एबनॉर्मल एसिड की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि किस चीज में हमारे पास एबनॉर्मल एसिड की प्रोडक्शन होती है। तो यही चीजें हैं हमारे पास कि इसमें हमारे पास एबनॉर्मल एसिड की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो आज हमने देखें हमने कितने चीजों को जो आज हमने कवर किया, इधर
देखिए टाइप्स हमने पढ़ी, टाइप्स में हमारे पास यही सारे टाइप्स हैं हमारे पास, सही है, एनायन गैप, नॉन एनायन गैप, ये हमारे पास टाइप्स हैं, हमने टाइप्स कर ली। ठीक है, फिर हमने कहा कि इसके काजेस, काजेस के बारे में हमने बात की। तो ये दो चीजें हमारे पास कवर हो गई। फिर इसके बाद हमने एसिड प्रोडक्शन और एबनॉर्मल एसिड प्रोडक्शन की बात हमने की। ठीक है ना, तो तकरीबन ये चीजें हमारे पास हो गए। फिर आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको रिवाइज कर ले, क्योंकि ये थोड़ा सा अहम टॉपिक है, इसको मास्टर करना है आप लोगों ने। ठीक है, आगे फिर ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। कल फिर हम बफर सिस्टम और एनायन गैप के बारे में करेंगे, कंपेंसेशन हम करेंगे, फिर डायग्नोसिस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कर लेंगे।